नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर नए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे हमारी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं आज की अपनी वार्ता। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ध्यान पूर्वक देखिए। पहला क्वेश्चन आपके क्या कह रहा है? कह रहा है कि त्रिभुज एबीसी में आई और ओ क्रमशः अंतःकेंद्र व परिकेंद्र है। हाँ, कह रहा है ए आई को आगे बढ़ाया गया है जो परिवृत्त को बिंदु ई पर मिलता है। कह रहा है कि यदि कोण बी आई ई बराबर सी डिग्री है और कोण एबीसी बराबर बी डिग्री है और कोण बी ओ ई बराबर ए डिग्री है, तो बताइए 4a प्लस 4b अपॉन 2c का मान क्या होगा? हाँ, हाँ। तो एक त्रिभुज है, उसका एक परिकेंद्र, तो एक त्रिभुज है ए बी सी, उसका एक अंतः केंद्र आई है और परिकेंद्र ओ है। हाँ, हाँ। ठीक है। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ दोस्तों। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ। ठीक है, ए बी सी। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज ए बी सी बना लेता हूँ। सबसे पहले मैं एक त्रिभुज ए बी सी बना लेता हूँ। दोस्तों ये त्रिभुज हमारा दोस्तों एक त्रिभुज है हमारा ए बी सी। मान लीजिए ए बी सी त्रिभुज है। हाँ, दोस्तों इस त्रिभुज का एक अंतः केंद्र है। अंतः केंद्र है, मान लीजिए अंतः केंद्र यहाँ पर है और एक इसका परिकेंद्र है। हाँ, परिकेंद्र है। तो ये जो परिकेंद्र है वास्तव में वृत्त का केंद्र होता है। हाँ, दोस्तों पहली बात आती है कि दोस्तों ये परिकेंद्र है। कहोगे हाँ, दोस्तों ये परिकेंद्र है। हाँ, तो अगर ये वास्तव में परिकेंद्र है, दोस्तों ये हमारा क्या है? त्रिभुज का परिकेंद्र है। और पता है आपको कि परिकेंद्र वास्तव में वृत्त का केंद्र होता है। कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों वृत्त का केंद्र होता है, मतलब परिवृत्त का केंद्र होता है। दोस्तों ये जो हमारा परिकेंद्र है त्रिभुज का ओ, ये वास्तव में परिवृत्त का केंद्र होता है। परिवृत्त आखिर होता क्या है दोस्तों? एक ऐसा सर्कल, एक ऐसा वृत्त जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है, उसी को हम परिवृत्त कहते हैं। अगर दोस्तों ये वास्तव में जो केंद्र है त्रिभुज का, ये परिकेंद्र जो है त्रिभुज का, अगर ये वास्तव में परिवृत्त का केंद्र होता है, तो परिवृत्त जो होगा इस त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श कर रहा होगा। कहोगे हाँ, तो मैंने यहाँ पर परिवृत्त बना लिया। ठीक है। तो यहाँ पर मैंने परिवृत्त भी बनाने की कोशिश की। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है यहाँ पर। ठीक है जी। ठीक। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। ठीक है। अब दोस्तों ए आई जो है, दोस्तों ये शीर्ष को, दोस्तों ए आई को मिलाकर आगे बढ़ाया गया है। ए आई को मिलाकर आगे बढ़ाया गया है। कहोगे हाँ। दोस्तों आपको चित्र ये बताया कि अगर आई अंतः केंद्र, दोस्तों आई हमारा क्या है? अंतः केंद्र। कहोगे हाँ। तो दोस्तों तीनों त्रिभुज, तीनों शीर्षों से खींचे हुए कोण समद्विभाजक जो है आई पर मिल रहे होंगे। कहोगे हाँ। अगर आई क्या है? अंतः केंद्र है, तो तीनों कोण समद्विभाजक खींचने पर आई पर मिल रहे होंगे। कहोगे हाँ। तीनों शीर्षों से कोण समद्विभाजक खींचने पर आई पर मिल रहे होंगे। कहोगे हाँ। ठीक है। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि तीनों समद्विभाजक वास्तव में इस अंतः केंद्र से होकर जा रहे होंगे। कहोगे हाँ। अगर मैंने यहाँ से ये शीर्ष से ऐसे खींचा है, तो ये वास्तव में कुछ और नहीं होगा, ये कोण समद्विभाजक ही तो होगा। कहोगे हाँ, कोण समद्विभाजक होगा। तो ये बात पता चलेगा कि भैया ये कोण समद्विभाजक, ये हमारा जो है एआई है, ये कोण समद्विभाजक है। हाँ भैया। दोस्तों ये जो एआई को आगे बढ़ाया गया है, ये परिवृत्त को ई पर मिलता है, मतलब परिवृत्त को ई पर काटता है। हाँ भैया। आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। मैंने कहा ठीक है। और हमें क्या कह रहा है? कहोगे देखिए, हमसे कह रहा है बी आई ई बराबर सी डिग्री है। बी आई ई सी डिग्री है। हाँ भैया, बी आई ई सी डिग्री है। तो ये बी आई ई सी डिग्री है। यहाँ पर बनने वाला कोण क्या है? सी डिग्री है। आप मेरी बात से सहमत? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। दोस्तों आपको चित्र में बताया कि अगर ये अंतः केंद्र है, त्रिभुज का, तो यहाँ से तीनों कोण समद्विभाजक गुजर रहे होंगे। कहोगे हाँ। मैंने यहाँ से एक रेखा खींची और ये वास्तव में, ये अगर मैं ऐसे बढ़ाता हूं तो ये इसी अंतः केंद्र से होकर गुजर रहा है। कहोगे हाँ। तो ये भी क्या है? कोण समद्विभाजक वाली रेखा है। हाँ, ये भी कोण समद्विभाजक वाली रेखा है और ये भी कोण समद्विभाजक वाली रेखा है। ठीक है। कह रहा है ए बी सी बी डिग्री है। ए बी सी बी डिग्री है। अगर तो ये पूरा बी डिग्री है, तो ये जो हमारी रेखा है, ये रेखा है कोण समद्विभाजक वाली, इसने दो भागों में बांट दिया होगा बी को। कहोगे हाँ। तो ये वाला कोण वास्तव में बी अपॉन 2 डिग्री हो गया होगा। बी अपॉन 2 डिग्री हो गया होगा। आप मेरी बात से सहमत? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है। इसी प्रकार कह रहा है बीओई, वास्तव में बीओई क्या है? ए डिग्री है। हाँ, कह रहा है बीओई जो है ए डिग्री है। तो आपको चित्र ये बताया कि बी ओ जो है हमारा
तो आपको चित्र ये पता है कि जो परिकेंद्र होता है ये वास्तव में वृत्त का केंद्र होता है, तो हाँ वृत्त का केंद्र होता है। इस प्रकार देखा जाए तो इस बीई चाप द्वारा, इस प्रकार देखा जाए तो बीई चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण क्या है, कहोगे देखिए बीई चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो है हमारा ए डिग्री है। क्या है? ए डिग्री है। हाँ कि हाँ? वृत्त के केंद्र पर बना चाप हमारा क्या, वृत्त के केंद्र पर इस चाप बीसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना चाप हमारा ए डिग्री है। आप मेरी बात से जहां तक सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। ठीक है, हमसे कह रहा है 4a प्लस 4b अपॉन 2c का मान बताइए। दोस्तों आप देख रहे हैं कि बीसी चाप, दोस्तों आप मुझे बताइए बीई चाप द्वारा अगर वृत्त के केंद्र पर बना कोण ए डिग्री है, तो इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर, इसी चाप के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण क्या होगा? देखिए तो देखिए किसी भी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर बना जो कोण होता है, उसी चाप द्वारा केंद्र पर बने कोण का आधा होता है। अगर इसी चाप द्वारा वृत्त के केंद्र पर ए डिग्री का कोण बन रहा है, तो इसी चाप द्वारा वृत्त की परिधि पर ए अपॉन 2 डिग्री का कोण बनेगा। ए अपॉन 2 डिग्री का कोण बनेगा। आप मेरी बात से सहमत होंगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। अब दोस्तों आप ए बी आई त्रिभुज को देख रहे हैं? हाँ, ए बी आई त्रिभुज को देख रहे हैं, मतलब ठीक है। तो ए ई भुजा को आगे बढ़ाया गया, तो यहाँ पर एक कोण बना है जिसे बाह्य कोण कहेंगे। और आपको चित्र से पता है कि किसी भी त्रिभुज को जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोण के योग के बराबर होता है। मतलब ये जो बाह्य कोण है इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा। हाँ, इन दोनों कोणों का योग होगा कितना होगा? देखिए इन दोनों कोणों का योग जो होगा ए प्लस बी अपॉन 2 होगा। हमें पता है कि किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण है, किसी भी त्रिभुज का जो बाह्य कोण होता है अंतः सम्मुख दोनों कोण के बराबर होता है। मतलब ये जो बाह्य कोण है अंतः सम्मुख दोनों कोण के बराबर होगा, मतलब इन दोनों कोण के योग के बराबर होगा। हाँ, ये जो बाह्य कोण हमारा सी है, ये बाह्य कोण हमारा सी है, किसके बराबर होगा? भैया इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, मतलब ए प्लस बी अपॉन 2 के बराबर होगा। भैया अब मैंने यहाँ से गुणा भाग किया। अगर मैं गुणा भाग करता हूँ तो ए प्लस बी की वैल्यू क्या निकल कर आई? होगा ए प्लस बी की वैल्यू निकल कर आई 2c। क्या निकल कर आई? 2c। ए प्लस बी की वैल्यू क्या निकल कर आई? 2c निकल कर आई। हाँ, क्या निकल कर आई? यहाँ तक हो गया 2c निकल कर आई। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत है। ए प्लस बी की वैल्यू क्या निकल कर आई? होगा 2c निकल कर आई। ए प्लस बी की वैल्यू 2c निकल कर आई। ठीक है, तो हमसे पूछा क्या गया था? हमसे कह रहा था 4a प्लस 4b अपॉन 2c का मान क्या होगा? हाँ, हमसे क्या पूछा गया था? हमसे कह रहा था कि बताइए 4a प्लस 4b 4a प्लस 4b अपॉन 2c का मान क्या होगा? अगर दोस्तों मुझे यहाँ पर इसका मान बताना है तो हमें यहाँ पर सारी चीज की वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो हाँ, तो आइए रखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ से 4 कॉमन लेता हूँ तो a प्लस बी बचेगा। हाँ, और a प्लस बी की वैल्यू क्या है? 2c है। हाँ, अगर मैं 4 कॉमन लेता हूँ तो अंदर बचेगा a प्लस बी, और a प्लस बी की वैल्यू क्या है? 2c है। तो मैंने 2c रख दिया। अपोन में क्या है? अपोन में वास्तव में अपोन में क्या है? 2c। अपोन में अच्छा अपोन में क्या है? c है। अपोन में क्या है? c है ना? हाँ, अच्छा 2c है। अपन में क्या है? 2c। ठीक है, मैंने रख दिया। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो 2c से 2c कैंसिल करोगे? हाँ, 2c से 2c कैंसिल, तो क्या आया निकल कर? कहोगे 4 निकल कर आया। क्या निकल कर आया? 4 निकल कर आया। हाँ, मतलब 4a प्लस 4b अपॉन 2c की जो वैल्यू होगी वो वास्तव में कुछ और नहीं 4 होगी। क्या होगी? 4 होगी। हाँ, आपको यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है? कहोगे हाँ, यहाँ तक सारी चीजें बहुत ही अच्छे वे में आपने क्लियर की है, बहुत ही अच्छे वे में आपने क्लियर की है। ठीक, अब आइए दोस्तों इसी क्रम में हम आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों, हमसे अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है? हमसे कह रहा है कि एच और एस क्रम से किसी त्रिभुज ए बी सी के लंब केंद्र व परिकेंद्र है। हाँ, ठीक है, लंब केंद्र व परिकेंद्र है। कह रहा है ए और एच को अब मिलाकर आगे बढ़ाया गया है जो परिवृत्त को के बिंदु पर काटता है। परिवृत्त को के बिंदु पर काटता है। हाँ, कह रहा है यदि बी एस सी कोण बी एस सी जो है वो 140 डिग्री है और कोण एबीसी 58 डिग्री है, तो बताइए सी ए के का मान क्या होगा? सी ए का मान क्या होगा? सी ए का मान क्या होगा? हाँ, यही चीज तो हमसे पूछ रहा है। हाँ, यही चीज हमसे पूछ रहा है। आइए हम इस क्वेश्चन को भी यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। ठीक है दोस्तों एक त्रिभुज है हमारा एबीसी। हाँ, सबसे पहले मैं एक त्रिभुज बना लेता हूँ एबीसी। दोस्तों एक त्रिभुज है हमारा एबीसी। क्या है? एक त्रिभुज हमारा एबीसी। ठीक है, सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया। यहाँ पर एक त्रिभुज है हमारा एबीसी, इसलिए सबसे पहले मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया। ठीक है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी। एक त्रिभुज है हमारा एबीसी। ये दोस्तों मैंने एक त्रिभुज एबीसी बना लिया है। ठीक है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी। दोस्तों इस त्रिभुज एबीसी का एच, और दोस्तों इस त्रिभुज एसी का एक लंब केंद्र है एच और एक परिकेंद्र है एस। मान लीजिए लंब केंद्र यहाँ पर। हाँ,
लंब केंद्र यहाँ पर, एक परिकेंद्र है, मान लीजिए परिकेंद्र एस है, हाँ ना? तो इस त्रिभुज का परिकेंद्र एस है, हाँ ना? दोस्तों ये जो परिकेंद्र है एस वास्तव में परिवृत्त का केंद्र होता है, वास्तव में परिवृत्त का केंद्र होता है। आखिर परिवृत्त क्या होता है? परिवृत्त एक ऐसा वृत्त होता है, एक ऐसा सर्कल होता है जो त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करता है। अगर दोस्तों ये वास्तव में परिकेंद्र जो है परिवृत्त का वास्तव में केंद्र होता है, तो मैं यहाँ पर एक परिवृत्त बना लेता हूँ, और जो परिवृत्त होगा वो वास्तव में त्रिभुज के तीनों शीर्षों को स्पर्श करेगा। हाँ, सारी चीजें क्लियर हो रही है? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही है, सारी चीजें क्लियर हो रही है? तो हाँ, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हो रही है ना? कुछ कोई दिक्कत कोई परेशानी हो गई हमें? कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है दोस्तों। ए और एच को आगे मिलाकर बढ़ाया गया दोस्तों, ए को और एच को मिलाकर आगे बढ़ाया गया है दोस्तों। ये क्या है? लंब केंद्र है, हाँ लंब केंद्र है दोस्तों। लंब केंद्र दोस्तों लंब केंद्र त्रिभुज के तीनों शीर्षों से खींचे गए शीर्ष लंब से बनता है दोस्तों। जहां पर दोस्तों त्रिभुज के तीनों शीर्ष लंब मिलते हैं, उसी को हम कहते हैं लंब केंद्र, हाँ ठीक है दोस्तों। अगर ये वास्तव में लंब केंद्र है, तो ये वास्तव में यहाँ पर तीनों शीर्ष लंब जो है त्रिभुज के शीर्षों से खींचे गए शीर्ष लंब यहाँ पर आपस में मिल रहे होंगे, हो गया ठीक है दोस्तों। ए और एच को मिलाकर आगे बढ़ाया गया है, ए और एच को मिलाकर आगे बढ़ाया गया है, हाँ ए और एच को आगे मिलाकर बढ़ाया गया है, ठीक है। जब बढ़ाया गया है दोस्तों, तो इसने परिवृत्त को, ये जो परिवृत्त है इसको एस पर काटता है, या एस पर मिलता है या काटता है, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों हमें पता है कि तीनों शीर्ष लंब इस बिंदु से होकर गुजर रहे थे, हाँ अगर ये वास्तव में लंब केंद्र है, तो तीनों शीर्ष वास्तव में इस बिंदु पर मिल रहे थे, कहोगे हाँ ठीक है। अगर दोस्तों मैं ए शीर्ष से यहाँ, अगर दोस्तों तीनों शीर्ष लंब, हमें पता है कि तीनों शीर्ष लंब इस बिंदु पर आकर इस बिंदु पर मिल रहे थे, कहोगे हाँ इस बिंदु से होकर गुजर रहे थे। तो मैंने यहाँ से एक लाइन खींची है, और जो शीर्ष इस लंब केंद्र से होकर गुजर रही है, तो ये कुछ और नहीं है, ये शीर्ष लंब है। क्या है? शीर्ष लंब है। अगर शीर्ष लंब है, तो यहाँ पर 90 डिग्री का कोण जरूर बनना होगा, हाँ आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ हम आपकी बात से सहमत। हमसे कह रहा है बी एस टी जो है 140 है, बी बी हमसे कह रहा है बी एस सी जो है 140 है, हम कह रहा है बी एस सी 140 है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हम कह रहा है बी एस, एक मिनट रुकिए, एक मिनट बी एस सी ए बी सी बी एस सी बी एस, अच्छा ये है ठीक है, ये एस नहीं है, ये हमारा के है। कह रहा है बी एस सी 140 है, हम बी एस सी 40 है, मतलब बीसी चाप के द्वारा, बीसी चाप या जीवा के द्वारा वृत्त के केंद्र पर बना कोण जो है 140 है, हाँ अगर तो बीसी चाप या बीसी जीवा द्वारा यहाँ पर बना कोण 140 डिग्री है, तो इसी चाप या जीवा के द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण क्या होगा? वृत्त की परिधि पर, इसी चाप या जीवा द्वारा वृत्त की परिधि पर बना कोण जो होगा 70 डिग्री होगा। मतलब यहाँ पर बना कोण 70 डिग्री होगा, हाँ 70 डिग्री होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ हम आपकी बात से सहमत है, ठीक है। अब दोस्तों हमें कह रहा है कि ए बी सी 58 डिग्री है, ए बी सी 58 डिग्री है, कहोगे हाँ मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण हमारा क्या है? 58 डिग्री है, 58 डिग्री है, हाँ 58 डिग्री है, ठीक है। हमसे पूछ रहा है कि बताइए सी ए के का मान क्या होगा? सी ए के का मान, मतलब इसका मान पूछ रहा है, कहोगे हाँ ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, आप इस त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। इस त्रिभुज को देख रहे हैं? कहोगे हाँ। इस त्रिभुज में दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण 9, दोस्तों इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 90 है, हाँ हाँ। जिसमें से दोस्तों इस त्रिभुज को आप देख रहे हैं? कहोगे हाँ। इस त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 है, हाँ और उस 180 में से इस कोण की भागीदारी क्या है? कहोगे 90 डिग्री की है, तो इन दोनों कोणों की भागीदारी क्या होगी? 90 डिग्री की होगी, हाँ दोस्तों इस 90 में से इस कोण की भागीदारी 58 डिग्री की है, 58 डिग्री की है, तो दो वास्तव में इस कोण की भागीदारी 32 डिग्री होगी, 32 डिग्री होगी, हाँ तो इस और इस कोण का योग कितना है? कहोगे 70 डिग्री है। दोनों कोणों का योग क्या है? 70 डिग्री है, जिसमें से इस कोण की भागीदारी 32 डिग्री है, 32 डिग्री है, 32 डिग्री है। तो इस कोण की भागीदारी क्या होगी? तो इस कोण की भागीदारी वास्तव में 38 डिग्री होगी। क्या होगी? 38 डिग्री होगी, मतलब यहाँ पर बनने वाला जो कोण है, वो क्या है? 38 डिग्री है। क्या है? 38 डिग्री है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है कि नहीं? कहोगे हाँ हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत, ठीक है। अब आइए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ने की यहाँ पर कोशिश करते हैं।
ठीक है। दोस्तों आप इस क्वेश्चन को देख रहे कहोगे, हाँ इस क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। पढ़िए इस क्वेश्चन को और समझने की कोशिश करिए। कहोगे देखिए, कह रहा है एक चतुर्थांश के भीतर एक वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि इसके दो शीर्ष, कह रहा है कि उसके दो शीर्ष केंद्र से समान दूरी पर हैं और शेष दो वृत्ताकार चाप पर स्थित है। हाँ कह रहा है यदि वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा 10 सेंटीमीटर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। हाँ दोस्तों एक चतुर्थांश था। दोस्तों एक चतुर्थांश के भीतर एक वर्ग बनाया गया है। हाँ एक चतुर्थांश है और उसके अंदर एक वर्ग बनाया गया है। तो मैं चतुर्थांश सबसे पहले यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर चतुर्थांश बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, चतुर्थांश सबसे पहले मैं यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले मैं यहाँ पर एक चतुर्थांश बनाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, जिससे सारी चीजें क्लियर हो सके, जिससे सारी चीजें क्लियर हो सके। दोस्तों ये हमारा वृत्त का चतुर्थांश है। दोस्तों ये हमारा वृत्त का चतुर्थांश है। दोस्तों इस चतुर्थांश में एक वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके दो शीर्ष दोनों भुजाओं पर हो और दो शीर्ष इस चाप पर स्थित है। दोस्तों इस प्रकार, दोस्तों इस चतुर्थांश के अंदर एक वर्ग बनाया गया और वो वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि दो शीर्ष तो इस दोनों भुजाओं पर स्थित है समान दूरी पर केंद्र से और दो शीर्ष इस चाप पर स्थित है। हाँ तो यहाँ पर मैं बनाने की कोशिश करता हूँ। दोस्तों ये जो हमारा वृत्त बना है इस प्रकार बनाया गया है कि दो शीर्ष तो केंद्र इस चाप पर स्थित है, चाप पर स्थित है। दो, ठीक है, वृत्ताकार चाप पर स्थित है और दो वास्तव में भुजा पर स्थित है वर्ग के चतुर्थांश के। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों ये जो हमारे दोस्तों इस और इस रेखा पर जो ये दोनों शीर्ष स्थित है ये समान दूरी पर, केंद्र से समान दूरी पर है। मतलब अगर यहाँ से केंद्र से ये ए दूरी पर स्थित है पहला शीर्ष, तो ये दूसरा शीर्ष भी केंद्र से ए मीटर दूरी पर ही स्थित है। ठीक है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है कहोगे, हाँ यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है, यहाँ तक सारी चीजें क्लियर है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी यहाँ तक कहोगे, नहीं यहाँ तक हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपको घबराना नहीं है। ठीक है, बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे वे में आपको समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें कैसे कैसे हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत कहोगे नहीं, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। बिल्कुल ठीक है। दोस्तों वर्ग की भुजा क्या दिया कहोगे, देखिए वर्ग की भुजा हमें 10 दी है। क्या दी है? 10 दी है। ये जो भुजा दिया है ये कितना दिया कहोगे, 10 सेंटीमीटर दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है। हाँ ठीक है। दोस्तों अगर मैं इस त्रिभुज में जाता हूँ, दोस्तों ये हमारा त्रिभुज है, ये हमारा त्रिभुज है कहोगे। हाँ इस त्रिभुज में दोस्तों यहाँ पर बनने वाला कोण तो 90 होगा कहोगे। हाँ दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस त्रिभुज में ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, तो ऐसी स्थिति में इस भुजा के सम्मुख कोण भी आपस में बराबर होंगे, इन दोनों भुजाओं के सम्मुख कोण भी बराबर होंगे कहोगे। हाँ मतलब ये कोण जितने डिग्री का होगा उतने ही डिग्री का कोण ये वाला होगा कहोगे। हाँ तो इस प्रकार देखा है तो अगर तीनों कोणों का योग 180 है और उसमें से 90 डिग्री ये है तो इन दोनों कोणों का योग 90 होगा कहोगे। हाँ अगर दोनों बराबर, अगर दो बराबर समान कोणों का योग 90-90 है तो यहाँ पर बनने वाला कोण 45 है, यहाँ पर भी बनने वाला कोण 45 है कहोगे। हाँ आपकी बात समझ में आ गई कहोगे। हाँ यहाँ हमें आपकी बात समझ में आ गई। सबसे पहले हम ए की वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, ए की वैल्यू निकालते हैं तो हमारा ये क्या है कहोगे, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज है तो समकोण त्रिभुज है तो ऐसी स्थिति में इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। हाँ, दोनों छोटी भुजाओं का स्क्वायर का सम क्या होगा कहोगे, देखिए इसका स्क्वायर होगा ए स्क्वायर, इसका जो अगर मैं वर्ग करता हूँ तो ए स्क्वायर, और दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर का अगर मैं सम निकालता हूँ तो ए स्क्वायर आएगा। हाँ ये आएगा। हमें पता है सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर है वो वास्तव में दोनों छोटी भुजाओं के स्क्वायर के बराबर होगा, मतलब ए स्क्वायर के बराबर होगा। तो अगर मैं यहाँ से ए की 10 के बराबर होगा, 10 के बराबर, अच्छा ठीक है। अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालता हूं, अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालता हूं तो क्या होगा, देखिए आप 2 से इसे डिवाइड करोगे, 2 से आप इसे डिवाइड करते हो तो आएगा 50। क्या आएगा? 50 आएगा। और वहां से ए की वैल्यू निकालते हो कहोगे, वहां से आप ए की वैल्यू निकालते हो, एक मिनट में तो देखिए 2 से आपने डिवाइड किया 50 आया। हाँ 50 आया। उसके बाद ए अगर वर्गमूल ए की वैल्यू निकालते हो तो अगर मैं 50 का वर्गमूल निकालता हूं तो 5 अंडर रूट 2 आएगा। क्या आएगा? 5 अंडर रूट 2 आएगा।
हाँ, क्या आएगा 5 अंडर रूट 2 आएगा, मतलब एक ही वैल्यू 5 अंडर रूट 2। ठीक है, हमसे यहाँ पर नहीं पूछा गया है कि बताइए कितने केंद्र से कितने मीटर दूरी पर दोनों तीर स्थित है। हमसे कह रहा है कि त्रिज्या बताइए वृत्त की। हाँ, ठीक है, तो आइए त्रिज्या निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, आइए हम त्रिज्या निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों एक बात बताइए, ये क्या है कहोगे, ये बात मैं ये रेखा खींच दे रहा हूँ। दोस्तों ये क्या है कहोगे, ये विकर्ण है, किसका कहोगे, वर्ग का। दोस्तों ये वर्ग का क्या है, विकर्ण है। हाँ, दोस्तों अगर भुजा हमारी 10 है तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा कहोगे, वर्ग का विकर्ण 10 अंडर रूट 2 होगा, मतलब ये वाली जो भुजा है ये 10 अंडर रूट। अगर किसी वर्ग की भुजा 10 है, अगर किसी वर्ग की भुजा ए है तो वर्ग का विकर्ण जो होगा ए अंडर रूट 2 होगा। तो उसके हिसाब से देखा जाए तो अगर वर्ग की भुजा 10 है तो 10 इसका विकर्ण क्या होगा, 10 अंडर रूट 2 होगा कहोगे। हाँ, ठीक है, दोस्तों यहाँ से मैंने एक रेखा ऐसे खींची, यहाँ से एक रेखा ऐसे खींची, एक रेखा ऐसे खींची और यहाँ से मिला, ये क्या है कहोगे, ये वर्ग की, ये वास्तव में वृत्त की त्रिज्या है, वृत्त की त्रिज्या। दोस्तों ये हमारा यहाँ पर 45 डिग्री का कोण बन रहा था कहोगे। हाँ, तो जब मैंने ये विकर्ण इस वर्ग में ये विकर्ण खींच दिया हूं तो ये 90 डिग्री का कोण जो है दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, मतलब ये भी 45 होगा कहोगे। हाँ, 45 क्या होगा कहोगे, 90 हो गया। तो यहाँ पर देखा तो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। हाँ, मतलब ये त्रिभुज हमारा एक समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होता है, ये हमारी सबसे बड़ी भुजा क्या है, इस चतुर्थांश का क्या है, त्रिज्या है। हम सब मान लीजिए सबसे बड़ी भुजा क्या है, आर। ठीक है, हमें पता है इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा, सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा, सबसे बड़ी भुजा का स्क्वायर जो होगा, दो लंब के स्क्वायर, लंब के स्क्वायर और आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। हाँ, लंब का स्क्वायर क्या होगा, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। अच्छा, एक ही वैल्यू क्या है तो होगा, एक ही वैल्यू 5 अंडर रूट 2 आई है। ठीक है, हमें पता है सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा वो आधार के स्क्वायर, आधार क्या है 5 अंडर रूट 2 है। 5 अंडर रूट 2 का अगर मैं स्क्वायर करता हूं तो क्या आएगा, 25 आएगा, क्या आएगा 25 आएगा, 50 आएगा, क्या आएगा 50 आएगा। ठीक है, तो हमें पता है सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के बराबर होगा, लंब के स्क्वायर के सम के बराबर होगा। लंब का स्क्वायर क्या होगा, देखिए 10 का स्क्वायर करता हूँ, 10 का स्क्वायर अगर मैं करता हूँ तो 100, और 100 में 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो आएगा 200। इस प्रकार देखेंगे तो सबसे बड़ी भुजा का जो स्क्वायर होगा वो वास्तव में 250 के बराबर होगा, 250 के बराबर होगा। हाँ, 250 के बराबर होगा। आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, अगर मैं यहाँ से आर की वैल्यू निकालता हूँ, आर की वैल्यू निकालता हूँ तो क्या आएगा, 5 अंडर रूट 10 आएगा, क्या आएगा 5 अंडर रूट 10 आएगा। मैंने 250 को 25 इंटू 10 में लिख लिया और 25 का वर्गमूल निकाला तो 5 आ गया और 10 अंडर रूट के अंदर लिख दिया। इस प्रकार देखा जाए तो इस चतुर्थांश की जो त्रिज्या होगी 5 अंडर रूट 10 होगी, क्या होगी 5 अंडर रूट 10 होगी। ठीक है, इस चतुर्थांश की जो त्रिज्या होगी 5 अंडर रूट 10 होगी। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने अच्छे तरीके से यहाँ पर समझाने की कोशिश की है, मैंने कहा ठीक है। अब आइए दोस्तों हम और आगे यहाँ पर बढ़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, दोस्तों इस क्वेश्चन को आप देख रहे हैं, यहाँ इस क्वेश्चन को पढ़िए, आप देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए हमसे कह रहा है तीन वृत्त एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। हाँ, कह रहा है यदि उनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है तो तीनों वृत्तों की त्रिज्या ज्ञात करिए। हाँ, पहले मैं आपको सही से समझा दूंगा, उसके बाद मैं आपको शॉर्ट तरीका भी बताऊंगा। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि तीन वृत्त हैं एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर तीन वृत्त बना लेता हूँ जो बाह्य रूप से एक दूसरे के स्पर्श करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पर तीन वृत्त बनाने की कोशिश करता हूँ जो बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। हाँ, हाँ, ठीक है। दोस्तों ये मैंने तीन वृत्त बनाने की कोशिश की है जो बाह्य रूप से एक दूसरे को स्पर्श कर रहे हैं। हाँ, तो दोस्तों ये तीन वृत्त हैं,
ये दोस्तों ये तीन वृत्त हैं और तीनों ये वृत्त जो है एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं, एक दूसरे को बाह्य रूप से स्पर्श कर रहे हैं। हाँ, ठीक है। दोस्तों देखा जाए तो पहले दोनों केंद्र दोस्तों देखा जाए तो यहाँ पर पहले दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी हमें 6 सेंटीमीटर दिया। मान लीजिए इसका केंद्र यहाँ पर है और इसका केंद्र यहाँ पर। तो ये जो दोनों वृत्त हैं इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगा? इनके केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर। क्या है? 6 सेंटीमीटर। हाँ, इनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या होगा? 6 सेंटीमीटर। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। क्या है? 6 सेंटीमीटर है। ठीक है। इसी प्रकार दोस्तों मान लीजिए तीसरे वृत्त का केंद्र यहाँ पर है। दोस्तों इसी प्रकार दूसरे और तीसरे वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर है। क्या है? 10 सेंटीमीटर। हाँ, इसी प्रकार दोस्तों दूसरे और तीसरे वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी क्या है? तो 10 सेंटीमीटर है। 10 सेंटीमीटर है। आप मेरी बात से सहमत करोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। इसी प्रकार तो पहले और तीसरे वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। क्या है? 12 सेंटीमीटर। क्या है? 12 सेंटीमीटर। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत करोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। ठीक है। तो इन दूसरे और तीसरे वृत्तों केंद्रों के बीच की दूरी क्या कहोगे? 10 सेंटीमीटर है। और पहले और तीसरे केंद्रों के बीच की दूरी क्या कहोगे? 12 सेंटीमीटर। क्या है? 12 सेंटीमीटर। आप मेरी बात से सहमत है कहोगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। हमसे पूछ क्या रहा कहोगे? हमसे कह रहा कि बताइए तीनों वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? हाँ, मान लीजिए दोस्तों पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। हाँ, पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर। एक बात मुझे बताइए, बात बताइए, अगर पहले वृत्त की त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी कहोगे? 8 होगी। हाँ, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 8 होगी। दोस्तों इन दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी 6 सेंटीमीटर थी। मतलब यहाँ से यहाँ तक की दूरी 6 थी। हाँ, अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? 6 माइनस r होगी। मतलब दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है? 6 माइनस r है। 6 माइनस r है। 6 माइनस r। आप मेरी बात से सहमत हो? तो ये क्या है? त्रिज्या है। तो ये भी तो त्रिज्या होगी कहोगे? हाँ, इस केंद्र से दोस्तों इसके केंद्र से घेरे तक की दूरी ये भी तो त्रिज्या कहलाएगी। हाँ, मतलब ये भी 6 माइनस r है। ठीक है, आप मेरी बात से सहमत होगे? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। 6 माइनस r। दोस्तों ये पूरी दूरी कितनी थी? 10 थी। हाँ, उसमें से दोस्तों देखा जाए तो इन दोनों वृत्तों के त्रिज्याओं का योग क्या था? 10 था। हाँ, दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या 10 है। इसमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 6 माइनस r है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या होगी? 4 प्लस r होगी। क्या होगी? 4 प्लस r होगी। हाँ, अगर दोस्तों यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 प्लस r है तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 4 प्लस r होगी। 4 प्लस r होगी। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है कहोगे? हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी क्या होगी? r होगी। r ही होगी। हाँ, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? 4 प्लस r है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या है? r है। तो ये पूरी दूरी अगर मैं इसे भूल जाइए, अगर मैं इसके अनुसार देखता हूँ यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी 4 प्लस r है, तो ये पूरी दूरी कितनी होगी? तो भाई ये पूरी दूरी वास्तव में 4 प्लस 2r होगी। क्या होगी? 4 प्लस 2r होगी। 4 प्लस 2r होगी। 4 प्लस 2r होगी। लेकिन वैसे देखता हूं तो दोस्तों अगर मैं यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r है, 4 प्लस r है, तो इस प्रकार देखा तो ये पूरी दूरी कितनी है? 4 प्लस 2r है। मतलब दोनों केंद्रों के बीच की दूरी मतलब देखा जाए तो दोनों केंद्रों के बीच की दूरी 4 प्लस 2r है। लेकिन देखा जाए तो 12 है। मतलब ये बराबर है 12। 4 इधर गया और 2 से भाग देंगे 8 को तो आएगा 4। हाँ, तो इस प्रकार देखा जाए तो r को हमने माना था पहले वृत्त की त्रिज्या। तो इस प्रकार पहले वृत्त की त्रिज्या 4 है। हाँ, तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? r की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए तो आएगा 2। हाँ, तो इस प्रकार देखें तो पहले वृत्त की त्रिज्या हमारी 4 है, दूसरे वृत्त की त्रिज्या हमारी 2 है। ठीक है, तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? r की वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए तो आया 8। इस प्रकार देखें तो पहले वृत्त की त्रिज्या 4 होगी, दूसरे वृत्त की 2, तीसरे वृत्त की त्रिज्या 8 होगी। हाँ, ठीक है, बात आती है कि क्या हम तेजी से कर सकते हैं? बिल्कुल आप तेजी से कर सकते हैं। बिल्कुल आप तेजी से कर सकते हैं। कैसे? मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर आपको तेजी से करना है दोस्तों, तेजी से आपको करना है कहोगे? हाँ, ठीक है, तो एक काम करिए। पहले दोनों वृत्तों की त्रिज्या का पहले दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या थी कहोगे? देखिए 6। हाँ, अगले दोनों वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या थी कहोगे? 10 थी। और पहले और तीसरे वृत्तों के केंद्रों के बीच की दूरी क्या थी कहोगे? 12 थी। हाँ, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं, अब आपको तरीका बता रहा हूँ। ठीक है, मान लीजिए पहले वृत्त की त्रिज्या r है। ठीक है, पहले वृत्त की त्रिज्या r है। अब आपको क्या करना है? 6 में से r को घटाना है तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या मिल जाएगी। ठीक है, तो मैंने 6 में से r को घटाया तो दूसरे वृत्त की त्रिज्या आ गई 6। कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। यहाँ पर 12, यहाँ पर 12, दूसरे वृत्त की त्रिज्या निकल कर आ गई। अब दोस्तों आपको 10 में से इसको घटाना है। 10 में से जब आप इसको घटाओगे तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या आएगी। मैंने घटा दिया। अगर मैं घटाता हूँ तो 4 प्लस r आएगी।
मतलब तीसरे वृत्त की त्रिज्या क्या है 4 + 5। अब दोस्तों आप यहाँ पर देखिए कि पहले और दो तीसरा वृत्त, पहला और तीसरा वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं, कहोगे हाँ, ठीक है, पहले और तीसरे वृत्त एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों अगर टच कर रहे हैं तो इसके हिसाब से पहले वृत्त की त्रिज्या और तीसरे वृत्त की त्रिज्या के हिसाब से देखा जाए तो उनके केंद्रों के बीच की दूरी क्या हुई, तो देखिए अगर त्रिज्या के हिसाब से देखा जाए तो त्रिज्या के हिसाब से देखा जाए तो पहले और तीसरे वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी वास्तव में 4 + 2r होगी। हाँ, 4 + 2r होगी। लेकिन देखा जाए तो पहले और तीसरे वृत्त के केंद्रों के बीच की दूरी क्या है, 12, मतलब ये बराबर इसकी। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी कब बनेगी। आर की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो 4 आएगा, क्या आएगा 4, मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या 4 है। ठीक है, अब दूसरे वृत्त की त्रिज्या क्या होगी, तो यहाँ पर अगर रखते हैं तो 2 आएगी, हाँ 2 आएगी। यहाँ पर रखते हैं तो तीसरे वृत्त की त्रिज्या 8 आएगी। इस प्रकार आप तेजी से जवाब दे सकते हैं, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं होगी, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आशा करता हूँ ये सारी चीजें अच्छी तरीके से समझ में आई होंगी। ठीक है, अब आइए दोस्तों हम इसी प्रकार और यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं इस क्वेश्चन को। ठीक है, इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप पढ़िए, मैं समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। ठीक है, कह रहा है कि समान केंद्र वाले दो वृत्तों की त्रिज्याएं क्रमशः 8 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर है। कह रहा है PQ बड़े वृत्त का व्यास है और एक रेखा QS छोटे वृत्त को बिंदु T पर स्पर्श करती है और बड़े वृत्त को बिंदु S पर काटती है, जहां QTS एक ही रेखा में है। यदि P और T को जोड़ा जाए तो रेखाखंड PT की लंबाई क्या होगी। हाँ, रेखाखंड PT की लंबाई क्या होगी। हाँ, दो वृत्त है, दो समान केंद्र पर बने हुए दो वृत्त है। हाँ, तो सबसे पहले मैं समान केंद्र पर बने हुए दो वृत्त बना लेता हूँ। तो दो वृत्त हैं समान केंद्र पर बने हुए। हाँ, तो सबसे पहले मैं दो वृत्त बना लेता हूँ समान केंद्र पर बने हुए, मतलब समकेंद्रीय वृत्त हैं, दो वृत्त, दो समकेंद्रीय वृत्त हैं, कहोगे हाँ समकेंद्रीय। मान लीजिए दोस्तों इस वृत्त का एक ये केंद्र है, ठीक है, दोस्तों इसी वृत्त को दोस्तों मान लीजिए इस वृत्त का केंद्र ये है, दोस्तों इसी को केंद्र मानते हुए एक और वृत्त बनाया गया, एक इसी को केंद्र मानते हुए एक और वृत्त बनाया गया है। आपको यहाँ पर सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। दोस्तों ये हमारे दो समान दोस्तों ये हमारे एक ही केंद्र पर दो समान एक ही केंद्र पर बने हुए दो समान वृत्त हैं। दोस्तों ये हमारे समान केंद्र पर बने हुए दो वृत्त हैं। ठीक है, तो ये हमारे समान केंद्र पर बने हुए दो वृत्त हैं, मतलब दो समकेंद्रीय वृत्त हैं। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। यहाँ तक मैंने ठीक है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी अभी। ठीक, तो समान केंद्र पर बने हुए दो वृत्त हैं जिनकी त्रिज्याएं क्रमशः 8 और 10 सेंटीमीटर है। जो पहला बड़ा वृत्त दिख रहा है उसकी त्रिज्या हमारी 10 सेंटीमीटर और जो छोटा वृत्त दिख रहा है उसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। हाँ, ठीक है, कह रहा PQ बड़े वृत्त का व्यास है। हाँ, PQ जो है बड़े वृत्त का व्यास है। तो दोस्तों जो व्यास होगा PQ का वो वास्तव में इसी केंद्र से होकर जा रहा होगा, कभी हाँ, मतलब छोटे वृत्त के केंद्र से और बड़े वृत्त के केंद्र से होकर जा रहा होगा, कभी दोनों का केंद्र तो एक ही है, कभी हाँ, ये जो है हमारा ये PQ का व्यास है। PQ ये हमारा जो PQ है, ये जो हमारा व्यास है PQ, ये वास्तव में बड़े वृत्त का व्यास है। हाँ, तो एक रेखा है QS जो छोटे वृत्त को T पर स्पर्श करती है। यहाँ से एक रेखा खींची गई है Q, यहाँ से एक रेखा खींची गई है जो छोटे वृत्त को T पर स्पर्श करता है, यहाँ पर स्पर्श करता है। हाँ, यहाँ पर स्पर्श करता है। ठीक है, और यहाँ पर स्पर्श करता है और बड़े वृत्त को S पर मिल जाता है, बड़े वृत्त को S पर मिल जाता है। हाँ, बड़े वृत्त को S पर मिल जाता है, मतलब यहाँ पर मिल जाता है। ये जो QT रेखा है, जो एक QT हमारी QS, एक मिनट, QS जो स्पर्श रेखा थी, QS जो एक रेखा हमारी QS थी जो छोटे वृत्त को तो T पर मिलती है लेकिन बड़े वृत्त को S पर मिलती है।
हाँ, कह रहा है QTS एक लाइन में है, ठीक है, लाइन में ही है। कह रहा है यदि P और T को जोड़ा जाए, कह रहा है यदि P और T को जोड़ा जाए, तो कह रहा है यदि P और T को जोड़ा जाए, 1 मिनट रुक जाइए, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, थोड़ा और ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, 1 मिनट। हाँ, कह रहा है यदि पीटी को जोड़ा जाए, कह रहा है यदि पीटी को जोड़ा जाए, ये हमारा टी है, कहोगे हाँ, ये हमारा टी है। कह रहा है ये अगर पीटी को जोड़ा जाए, पीटी को जोड़ा जाए, पीटी को जोड़ा जाए, तो इसकी लंबाई क्या होगी? इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है। हम कह रहा है ये पीटी अगर जोड़ा जाए तो इसकी लंबाई क्या होगी? हम आइए हम यहाँ पर लंबाई निकालने की कोशिश करते हैं। दोस्तों ये क्या है? कहोगे ये बड़े वृत्त का केंद्र है और छोटे वृत्त का भी केंद्र है, कहोगे हाँ, ठीक है। दोस्तों ये क्या है? स्पर्श बिंदु है, कहोगे हाँ। अगर मैं यहाँ पर दोस्तों अगर मैं इस केंद्र से अगर इस केंद्र से इस बिंदु को मिला देता हूँ, स्पर्श बिंदु को बना देता हूँ, तो ये दूरी त्रिज्या कहलाएगी और इस त्रिज्या पर ये स्पर्श रेखा 90 डिग्री का कोण बना रही होगी। मतलब इधर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, इधर भी 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा, कहोगे हाँ। आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ। दोस्तों एक बात बताइए, इस केंद्र से ये हमारी क्या है? QS जीवा है, कहोगे हाँ। QS जीवा है और आप देख रहे हैं इस केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया, तो जीवा 2 बराबर भागों में बट गया होगा, कहोगे हाँ। जीवा 2 बराबर भागों में बट गया होगा, ठीक है। आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। दोस्तों छोटे वृत्त की त्रिज्या 8 थी। दोस्तों ये या घेरे से छोटे वृत्त के केंद्र घेरे से दोस्तों छोटे वृत्त के केंद्र से घेरे तक की दूरी क्या कहलाएगी? तो त्रिज्या कहलाएगी। मतलब ये दूरी 8 है, ठीक है। घेरे केंद्र से बड़े वृत्त के घेरे तक की दूरी क्या कहलाएगी? तो त्रिज्या कहलाएगी। मतलब बड़े वृत्त की त्रिज्या 10 है। हाँ, आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ। तो आप इस समकोण त्रिभुज में देख रहे हैं, कहोगे हाँ। ये एक समकोण त्रिभुज है और इस समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी वाली भुजा 10 है और लंब हमारा 8 है। हाँ, तो आधार हमारा 6 होगा। मतलब ये QT जो है 6 है। हाँ, QT 6 है। दोस्तों एक बात होती है, केंद्र से जीवा पर लंब डाला गया तो जीवा 2 बराबर भागों में बट गया। मतलब अगर ये 6 है तो ये भी 6 होगा, कहोगे हाँ, ये भी 6 होगा। आप मेरी बात से सहमत कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत, ठीक है। एक बात बताइए, ये क्या है? कहोगे व्यास है। अगर मैं PS को ऐसे मिला देता हूँ, P और S को ऐसे मिला देता हूँ, तो आप क्या देख रहे हैं कि इस जीवा द्वारा दोस्तों ये जो हमारा क्या है? व्यास है। हाँ, ना व्यास है। और आप देख रहे हैं इस व्यास द्वारा परिधि पर एक कोण बनाया गया है और आपको चित्र से पता है कि व्यास द्वारा परिधि पर बना जो कोण होता है वो हमेशा 90 डिग्री का होता है। मतलब यहाँ पर बनने वाला कोण 90 डिग्री है। हाँ, हाँ, 90 डिग्री है। आप मेरी बात से सहमत हो गए हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। हम आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हैं। हाँ, हाँ। दोस्तों ये क्या है? कहोगे ये वास्तव में इस भुजा का मध्य बिंदु है। ये क्या है? मध्य बिंदु है। दोस्तों ये भी तो हमारा मध्य बिंदु है, कहोगे हाँ, क्योंकि ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी 10 है, यहाँ से यहाँ तक की भी दूरी 10 है, तो ये भी मध्य बिंदु है। हाँ, तो इस प्रकार देखा तो ये जो रेखा खींची गई है, ये इस प्रकार देख रहे हैं तो ये जो रेखा खींची गई है वास्तव में इस भुजा के मध्य बिंदु, दोस्तों आप देख रहे हैं कि इस भुजा के मध्य बिंदु और इस भुजा के मध्य बिंदु को मिलाकर ये रेखा, दोस्तों आप देख रहे हैं इस भुजा को और इस भुजा के मध्य बिंदु को मध्य बिंदु को मध्य बिंदु पर स्थित मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा खींची गई है। हाँ, और जब किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाकर एक रेखा खींची जाती है तो वो रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है। हाँ, मतलब ये जो रेखा खींची गई है मध्य बिंदुओं को मिलाकर, इस भुजा के और इस भुजा के मध्य बिंदुओं को मिलाकर जो रेखा खींची गई है ये वास्तव में इस भुजा के समानांतर होगी, तो हाँ, ये तो बात समझ में आ गई होगी। हाँ, हमें बात समझ में आ गई है, ठीक है। जब दोस्तों किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर तीसरी रेखा खींची जाती है तो ऐसी स्थिति में उस त्रिभुज जब दोस्तों किसी भी त्रिभुज में दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाकर रेखा खींची जाती है तो ऐसी स्थिति में तीसरी भुजा की जो लंबाई होती है वो खींची गई रेखा की लंबाई की दुगनी होती है। मतलब अगर ये रेखा खींची गई है तो इसकी जो लंबाई होगी, इस तीसरी भुजा की जो लंबाई होगी इसकी दुगनी होगी, मतलब 16 होगी, तो हाँ 16 होगी, ठीक है। कोई दिक्कत कोई परेशानी होगी नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो इस प्रकार देखा जाए तो इस समकोण त्रिभुज में इस समकोण त्रिभुज को देख रहे होगे हाँ, PST को देख रहे होगे हाँ। PST में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या है? PT है। तो इस प्रकार देखा जाए तो हमें PT की लंबाई ही तो निकालने होगे हाँ, ठीक है। दोस्तों ये क्या है? कहोगे आधार है। आधार या लंब मान लीजिए, दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं। ये हमारा आधार है, ये हमारा क्या लंब है, हाँ, ठीक है। आधार है, ये क्या है? लंब है। हाँ, आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत है? कहोगे हाँ, हम आपकी बात से सहमत। आधार के लंब क्या कहोगे? 256 है। अगर मैं 256 का आधार क्या कहोगे? आधार हमारा थोड़ा है। अगर मैं 16 का स्क्वायर करता हूँ तो 256 आएगा। हाँ, और लंब क्या कहोगे? 36। अगर मैं लंब क्या है कहोगे? 6 है। 6 का अगर मैं स्क्वायर करता हूँ 36 आएगा। और आपको चीज बताया कि अगर मैं लंब के स्क्वायर में लंब के स्क्वायर और आधार का स्क्वायर का जो सम होता है वो कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है, मतलब PT के स्क्वायर के बराबर होगा।
हाँ, 6 6 12 5 3 8 1 9 272। इस प्रकार देखें तो कर्ण का जो स्क्वायर आएगा मतलब पीटी का जो स्क्वायर आएगा वो 292 आएगा। पीटी स्क्वायर की वैल्यू क्या है कहोगे 292। अगर मैं इसका वर्गमूल निकालता हूँ, इसका वर्गमूल निकालता हूँ, अगर मैं इसका वर्गमूल निकालता हूँ तो क्या आएगा कहोगे। देखिए जब आप इसका वर्गमूल निकालोगे तो आएगा 2 अंडर रूट। जब इसका मैं वर्गमूल निकालूंगा तो 2 अंडर रूट 73 आएगा, 2 अंडर रूट 73 आएगा। मतलब पीटी की जो वैल्यू है, मतलब पीटी की जो वैल्यू है वो वास्तव में 2 अंडर रूट 73 है। क्या है 2 अंडर रूट 73 है। हाँ बताइए कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। आपने बहुत ही अच्छे तरीके से बहुत ही अच्छे वे में यहाँ पर समझाने की सारी चीजें कोशिश की है, सारी चीजें यहाँ पर कोशिश की है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप देखिए। ठीक है, ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से। ठीक है, 1 मिनट रुकिए। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, आखिरी वाले क्वेश्चन को मैंने कल ही करा दिया था। ये हमारा आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, आप इस क्वेश्चन को पढ़िए, देखिए क्या कहना चाह रहा है। देखिए कह रहा है कि 4 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि दोनों एक दूसरे के केंद्र से गुजरते हैं। तो 4 सेंटीमीटर के दो वृत्त थे, 4 सेंटीमीटर के दो वृत्त थे और वो एक दूसरे को इस प्रकार काटते हैं कि जो पहला वृत्त है वो दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है, जो दूसरा वृत्त है वो पहले वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है। कहोगे हाँ। कह रहा है उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी, उनकी उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या होगी। हाँ, आप इस क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़िए, मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। दोस्तों इस क्वेश्चन में हमसे क्या करा था, हमसे करा था कि 4 सेंटीमीटर। दोस्तों हमसे करा था कि दो वृत्त हैं 4 सेंटीमीटर के, वो दोनों वृत्त इस प्रकार एक दूसरे को काटते हैं कि पहला वृत्त दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है और दूसरा वृत्त जो है पहले वृत्त के केंद्र से होकर गुजरता है। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले 4 सेंटीमीटर के दो वृत्त बना लेता हूँ जो एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजरते हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं यहाँ पर 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के दो वृत्त बना लेता हूँ जो एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहे हैं। ठीक है, जिससे सारी चीजें आपको चित्र की समझ में आ जाए, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। दोस्तों ये मैंने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक पहला वृत्त बना लिया। दोस्तों ये मैंने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का ये पहला वृत्त बना लिया। आपको कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैंने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक दूसरा वृत्त बनाया। इसी प्रकार दोस्तों मैंने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का दूसरा वृत्त बनाया, 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक दूसरा वृत्त बना लिया। ठीक है, इसी प्रकार दोस्तों मैंने 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक दूसरा वृत्त बना लिया। आपको कोई दिक्कत है तो नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, हमें यहाँ तक कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। दोनों वृत्त आप देख रहे हैं कि दोनों वृत्त एक दूसरे को काट रहे हैं। तो यहाँ दोनों वृत्त मान लीजिए दोस्तों पहले वृत्त का केंद्र जो है यहाँ पर स्थित है और दूसरे वृत्त का ये जो दूसरा वृत्त है उसका केंद्र यहाँ पर स्थित है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि दोनों वृत्त एक दूसरे को इस प्रकार काट रहे हैं कि पहला वृत्त जो है दूसरे वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है। हाँ, और दूसरा जो वृत्त है वो पहले वृत्त के केंद्र से होकर गुजर रहा है। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों वृत्त थे 4 सेंटीमीटर के। हाँ दोस्तों ये पहला वृत्त है। तो इसका दोस्तों ये पहला वृत्त है। तो दोस्तों ये पहला वृत्त है। तो इसका केंद्र क्या है, कहाँ है? तो यहाँ पर है। ठीक है, तो इसके केंद्र से घेरे तक की दूरी क्या कहलाएगी? तो भैया इसके केंद्र से घेरे तक की दूरी, तो इसके पहले वृत्त के केंद्र से पहले वृत्त के घेरे तक की दूरी क्या कहलाएगी? तो भैया ये त्रिज्या कहलाएगी। हाँ, और त्रिज्या कितना दिया? 4, मतलब ये दूरी 4 है। हाँ, आप इसके माध्यम से भी निकाल सकते हैं, ये दूरी 4 ही आ गई। दूसरे वृत्त का केंद्र ये है। तो हाँ, दूसरे वृत्त के केंद्र से दूसरे वृत्त के घेरे तक की दूरी क्या कहलाएगी? तो त्रिज्या कहलाएगी। और त्रिज्या है कितनी? 4 सेंटीमीटर, मतलब यहाँ से यहाँ तक दूरी 4 है। ठीक है, यहाँ तक आप मेरी बात से सहमत हो? हाँ, हम आपकी बात से सहमत। हमसे कह रहा है उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई बताइए। उभयनिष्ठ जीवा क्या होगी? तो देखिए ये दोनों वृत्त यहाँ पर और यहाँ पर काट रहे हैं, तो उभयनिष्ठ जीवा तो ये होगी। उभयनिष्ठ जीवा तो ये होगी। मतलब इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है। तो यहाँ ये जो उभयनिष्ठ जीवा है इसी की लंबाई हमसे पूछ रहा है। ये जो हमारी उभयनिष्ठ जीवा है, इसकी लंबाई हमसे पूछ रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी को नहीं, हमें कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं। ठीक है, अब एक बात बताइए दोस्तों, ये पहले वृत्त का केंद्र है। हाँ, ये पहले वृत्त का केंद्र है। अगर मैं इस पहले वृत्त के केंद्र से ऐसे मिला देता हूं इस घेरे तक, तो ये क्या कहलाएगी? तो पहले वृत्त की त्रिज्या कहलाएगी। पहले वृत्त की त्रिज्या कितनी है? तो 4 दी है। इसी प्रकार ये दूसरे वृत्त का केंद्र को हाँ, अगर मैं दूसरे वृत्त के केंद्र से इस घेरे तक मिला दूं, तो ये दूरी क्या कहलाएगी? तो त्रिज्या कहलाएगी। और त्रिज्या कितनी दी है? तो 4 दी है। 4 दी है। आप मेरी बात से सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत है। तो दोस्तों आप यहाँ पर देख रहे हैं कि ये वास्तव में एक समबाहु त्रिभुज बन रहा है। हाँ,
ये दोस्तों ये इस त्रिभुज की ये वाली भुजा भी 4 है, ये वाली भुजा भी 4 है, ये वाली भुजा भी 4 है, तो इस प्रकार देखा जाए तो ये एक समबाहु त्रिभुज है। हाँ, समबाहु त्रिभुज है। आप मेरी बात समझ रहे होंगे? हाँ। दोस्तों आप देख रहे हैं कि ये वास्तव में पहले वृत्त का केंद्र था, ये वास्तव में पहले वृत्त का केंद्र था और इस केंद्र से एक इस जीवा पर एक रेखा गिर रही है क्योंकि हाँ, और ये जो रेखा गिर रही है ये वास्तव में 90 डिग्री का कोण बना रही है। हाँ, तो इस प्रकार आप देख रहे हैं कि समबाहु त्रिभुज में इस समबाहु त्रिभुज में ये वाली जो भुजा है, अगर मैं यहां से यहां तक देखूं तो इस समबाहु त्रिभुज में ये वाली जो भुजा है ये क्या है? समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई है। हाँ, और समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई होती क्या है? तो देखिए समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है √3/2 होती है। √3/2 ए होती है, √3/2 ए होती है। हाँ, ये क्या हो गया? समबाहु त्रिभुज की भुजा है। समबाहु त्रिभुज की भुजा क्या है? हो गया 4 है। तो मैंने यहाँ पर रख दिया, तो इस प्रकार समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई निकल कर आ गई। समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई क्या निकल कर आई? 2√3 आई। हाँ, 2√3 आई। हाँ, आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं यहाँ पर। हम आपकी बात से यहाँ तक सहमत हैं। ठीक है। दोस्तों एक बात बताइए, इस केंद्र से इस भुजा पर लंब ये जो जीवा है इस पर एक लंब पड़ा और लंब पड़ा तो लंब पड़ने पर ये जीवा 2 बराबर भागों में बट गया। उनमें से एक भाग की लंबाई 2√3 है, तो पूरे भाग की लंबाई क्या होगी? तो देखिए 2 भाग थे, उनमें से एक भाग की लंबाई ये है, तो दोनों भाग की लंबाई वास्तव में दोनों भाग की लंबाई वास्तव में दोनों भाग की लंबाई वास्तव में 4√3 होगी। क्या होगी? 4√3 होगी। 4√3 होगी। आप मेरी बात से यहाँ तक सहमत हो गए? हाँ, हम आपकी बात से सहमत हैं। तो इस प्रकार देखा जाए तो उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या निकल कर आई? 4√3 निकल कर आई। उभयनिष्ठ जीवा की लंबाई क्या निकल कर आई? 4√3 निकल कर आई। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि भैया 4 सेंटीमीटर वाले 2 वृत्त अगर इस प्रकार काट रहे हैं कि वे एक दूसरे के केंद्र से होकर गुजर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में उभयनिष्ठ जीवा की जो लंबाई होगी 4√3 होगी। क्या होगी? 4√3 होगी। आपको यहाँ तक सारी चीजें समझ में आई होगी? हाँ, यहाँ तक सारी चीजें हमें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। हमें सारी चीजें अच्छे तरीके से समझ में आ गई है। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर आपका पूरी तरीके से खत्म हुआ। अब मिलेंगे इसी ऊर्जा और इसी उत्साह के साथ नए चैप्टर के साथ। दीजिए आज के लिए इजाजत। नमस्कार।